वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस करेंगे और मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो मैंने नोटिस की है खुद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। बहुत हेल्पफुल होगी जो आपके लिए। और इसकी इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट का सबका लिंक है, ठीक है, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का। ओके, तो मैंने क्या नोटिस किया कि इस चैप्टर में जो बेस थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चंस है ना, वो एट फर्स्ट सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, ठीक है, लग सकते हैं बोल रही हूँ मैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो हर क्वेश्चंस में सेम ही होती है। फॉर एग्जांपल, अब ये चीज़ें, ये जो मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना और आपने खुद भी नोटिस करने की कोशिश करना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने हर जगह पे देखी है इस एक्सरसाइज में, एटलीस्ट जहाँ पे बेस थ्योरम यूज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप पहचानोगे कैसे कि यहाँ पर बेस थ्योरम यूज़ होनी है या नहीं। उसके लिए देखो, जो भी बेस थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कैसे टाइप के होते हैं कि एक इवेंट हो रहा होता है और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट हो रहा होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो बेस थ्योरम में ये दोनों चीज़ें अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। बेस थ्योरम में ये आउटपुट जनरली गिवन होता है, मतलब जिसमें हम बेस थ्योरम लगा सकते हैं। आउटपुट जनरली गिवन होता है कि हाँ ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगी, ठीक है। और हमें ये चीज़ में से कोई निकालनी होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें बेस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। अब देखो, अब इससे मेरा मतलब क्या है, जैसे ये तो ऐसे इवेंट्स होंगे, E1 E2 E3 E4 ऐसे कोई इवेंट्स होंगे, और ये हो गए जैसे A आफ्टर E1, ये होगा A आफ्टर E2, A आफ्टर E3, कुछ ऐसे टाइप का होगा ये। और ये आउटपुट है, आउटपुट A है, आउटपुट कुछ है, ठीक है इसका। तो ये एक स्ट्रक्चर है, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे ये कोई बैग 1 है, ये बैग 2 है। अब इसमें कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये मान लो 3 इसमें ब्लू कलर के बॉल्स है और 4 क्या 2 मान लो रेड कलर के। इसमें 3 रेड कलर के और एक ब्लू कलर का बॉल है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ, आपको एक टास्क दूँ कि आपने इनमें से कोई एक किसी एक बैग में से एक बॉल निकालना है, ठीक है। अब एक बॉल निकाल लिया और मैंने बता दिया कि अब ये जो रैंडमली आपने बॉल चूज़ किया है, ये इस बॉल का कलर रेड है या ब्लू है, ठीक है। मैंने बता दिया कि इस बॉल का कलर रेड है, मतलब मैंने आपको आउटपुट बता दिया। अब प्रोसेसेस क्या हुई इस चीज़ में कि सबसे पहले तो आपको बैग चूज़ करना पड़ा, ठीक है। तो या तो आपने बैग 1 चूज़ किया होगा या बैग 2 चूज़ किया होगा, ठीक है। अब इनमें से भी आपको, जैसे मान लो आपने रैंडमली बैग 1 चूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि इवेंट 1 बैग 1 चूज़ करने का है, इवेंट 2 बैग 2 चूज़ करने का है, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पर से आपने एक बॉल चूज़ करना है, ठीक है। आउटपुट मैंने बता दिया ऑलरेडी कि रेड कलर का है। तो अब हमें रेड कलर के बॉल से ज़्यादा मतलब है, ठीक है। ब्लू कलर के बॉल से भी है बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको ध्यान नहीं देंगे। तो अब हम देख लेंगे कि यहाँ पर रेड कलर के बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि हमने बैग 1 चूज़ किया है तो ये चीज़ है वो, ठीक है। और अगर हमने देखना है कि रेड कलर के बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोवाइडेड गिवन दैट कि हमने बैग 2 चूज़ किया है, तो ये आ गई कंडीशनल वाली बात। अब आउटपुट पता है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि आपको पता है कि ये चीज़ आ गई है, ये गिवन है। गिवन हम इसके बाद लिखते हैं ना, इसके बाद इस क्या है, ये लाइन के बाद लिखते हैं हम। अब यहाँ पर आपको पूछती हूँ मैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने बैग 1 में से चूज़ किया है रेड बॉल, ठीक है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेस थ्योरम का यूज़ करते हो। ये क्वेश्चन को पहचानने का तरीका आ गया, मतलब ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन दूसरी चीज़, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आपने पहचान लिया क्वेश्चन की, हाँ ठीक है ये बेस थ्योरम लग जाएगी इसमें, तो ये वैसा क्वेश्चन है। तो अब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपने इवेंट E1 लिख देना, इवेंट सारे के सारे डिक्लेयर कर देने, जितने भी E1 E2 E3। अब आपने पहले वो वाले इवेंट्स डिक्लेयर कर देना जो
ऐसे इंडिपेंडेंट से आ रहे, अकेले आप जिनको डिक्लेयर कर सकते हो, जो कंडीशनली किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे रेड बॉल आना या ना आना उस पे डिपेंड कर रहा था कि हमने कौन सा बैग चूज किया है। हो सकता है कि इसमें मैं बोल दूं कि इसमें 0 रेड बॉल्स है, तब तो बिल्कुल ही आप समझ सकते हो ना कि बिल्कुल डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट बैग से चूज किया है कि सेकेंड बैग से। ठीक है, तो कंडीशनली जो डिपेंड ना करे वो आपने पहले ऐसे लिख देना, E1 E2 E3। ठीक है, फिर दूसरी चीज है अब कंडीशन, आउटपुट जो भी चीज है और उसके आने की प्रोबेबिलिटी, इवन 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 इवेंट को चूज कर ले, इवन इवेंट हो जाए तो उस इवेंट के होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारा आउटपुट आए। ठीक है, और E2 जितने भी इवेंट्स होंगे उसके लिए ऐसे करके आपने ये भी निकाल देनी है इसकी प्रोबेबिलिटीज ये। ठीक है, ये अभी आप नोटिस करोगे ऐसे ही चलते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपने ऐसे लिख दिया, कईयों में 2 ही होते हैं, कईयों में 3 ही होते हैं। तो अब ये चीज़ आ गई, फिर फॉर्मूला, फिर बेस थ्योरम अप्लाई कर दो जो भी चीज़ पूछी है। अब मान लो E2 पूछा है कि सेकेंड बैग से बॉल निकालने का। ठीक है, जो भी पूछा है, तो अब यहाँ पे E2 आफ्टर इवेंट ए, ऑफ कोर्स आफ्टर इवेंट ए, ऐसा करके कुछ पूछा होगा। तो अब आपने बेस थ्योरम लगा देनी है। बेस थ्योरम क्या है, जैसे इसके लिए आपने लिखनी हो और मान लो ये 3 की जगह 2 ही इवेंट्स हो रहे हैं, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले अब ये याद करने का तरीका मैंने वहां पे भी बताया था, E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की टर्न किसके बाद आई? पहले तो हमने E2 को प्रेफरेंस दी ना, अब ए की टर्न किसके बाद आई? E2 के बाद। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, याद रखने, हालांकि ये मल्टीप्लाई हो रहे, इनको कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको और इस टर्म को कैसे भी लिखो, पर ये याद करने के लिए आपको आसानी रहती है, क्योंकि हमने वो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला भी इसी तरह से कुछ याद किया था। चलो ठीक है, वो डिफरेंट बात है। तो ये चीज़ हो गई, और इसके नीचे क्या लिखेंगे? ओवर में सारे टोटल इवेंट्स जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है। अब पॉसिबिलिटी तो E1 की भी थी, तो E1, अब यहाँ पे सिंपल यही चीज़ सारी की सारी आ जानी है, बस E1 E2 की जगह E1 लिख दो। ये फर्स्ट इवेंट के लिए आपने लिख दिया और सेकंड इवेंट के लिए भी लिख देना है, मतलब सारी इवेंट्स का टोटल हो जाएगा अब यहाँ पे, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हर जगह पे फॉलो होनी है, हर जगह पे। अब चैलेंज क्या होता है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में? चैलेंज ये होता है कि हम इसको पहचान पाए कि ये कौन सा कंडीशनली डिपेंड कर रहा है, इमेजिन कर पाए चीज़ों को। ठीक है, और सही कंक्लूजन तक पहुंच पाए, ये आपने ध्यान रखना है। ये सिंपल सी चीज़ है जो हर जगह पे यूज़ होने वाली है, ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चंस का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें बहुत सारा टाइम निकल गया, पर आपने बताना मुझे कि ये आपको हेल्पफुल रहा, ये चीज़ मेरा बताना। अभी आगे देखना वीडियो में ना, क्या आप भी ये चीज़ नोटिस करोगे कि नहीं, तो बताना कि ये हेल्पफुल रहा आपके लिए कुछ कि नहीं रहा। अ बैग कंटेन्स, क्योंकि मैं डायरेक्टली भी बता सकती थी वैसे क्वेश्चन सॉल्व करा के, बट मुझे लगा कि ये शायद आपके लिए जानना बेनिफिशियल होगा, तो ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि मैं और भी वीडियोस में इंक्लूड कर सकूँ ऐसी चीज़ें, अगर आपको हेल्प करती है तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स है। चलो, हमें ड्राइंग तो अच्छी लगती है तो हम ये बना लेते हैं। क्या कंडीशन दी हुई है कि एक बैग है, ओके, जिसमें 4 रेड बॉल्स है, ओके, 4 रेड है एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, ऑल राइट, एंड अनदर बैग, ओके, अनदर बैग भी है, दूसरा बैग भी है, कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 6 ब्लैक बॉल्स है एंड 2 रेड बॉल्स है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल वही जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इन दोनों में से कोई एक बैग रैंडमली सिलेक्ट हुआ है। एक बैग रैंडमली हमने रैंडमली मतलब आंखों पे पट्टी बांध के या किसी भी तरीके से, जिस तरीके से ये रैंडम हो जाए, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और इसमें से फिर एक बैग बॉल निकाल दिया इन दोनों में से किसी एक बैग से, विच इज़ फाउंड टू बी रेड, जिसका कलर क्या आया? रेड। ठीक है,
क्या आया, बॉल निकाल दिया। अब देखो आउटपुट दे दिया इन्होंने कि रेड आया है आउटपुट। आउटपुट क्या है, रेड बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने फर्स्ट बैग से निकाला है। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था अब वो चीज़ हमारी हेल्प करेगी। ये जो मैं बताया था आपको, यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ आपको बताई थी कि आपने सबसे पहले क्या लिख देना है, ये लिख देना है E1 E2 और A को डिक्लेयर कर देना है, फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल देनी है। तो पहले E1 E2 और A को डिक्लेयर कर देते हैं। देखो अब आप तब तक सोचो कि E1 क्या हो सकता है। E1 देखो, सीक्वेंस समझो। सीक्वेंस क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने कोई बैग चूज किया, उसके बाद बॉल को चूज करने की टर्न आई। तो बैग फर्स्ट भी चूज कर सकते हैं हम, सेकंड भी चूज कर सकते हैं। तो E1 ले लेते हैं ऐसा इवेंट कि फर्स्ट बैग को हमने चूज किया है। फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। नाउ अब ऐसा भी हो सकता है कि हम पहली बार में जब हम बैग चूज कर रहे हो, सेकंड बैग को चूज कर लिया हो, तो सेकंड बैग का इवेंट E2 नाम देते हैं। सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। देन आउटपुट क्या था, आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो बॉल था ये रेड कलर का है। ठीक है, तो ये आउटपुट जो A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोल देते हैं कि बॉल जो आया है वो रेड कलर का है। बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग, कोई भी बैग, ठीक है, इज रेड। ठीक है, हमें नहीं पता कौन से बैग में से, पर ये हमें पता है कि ये ए इवेंट हमने नाम किसको दिया है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज रेड, कि रेड कलर का बॉल है। अब एक चीज़, एक और लाइन है जो आपने हमेशा लिखना प्रेफर करना है। क्यों, पहले वो लाइन देख लो कि E1 एंड हेयर E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली exclusive and exhaustive events, exhaustive। अब ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आप दिखा रहे हो कि बेस थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि इन दोनों इवेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है ये। एक का जो आउटपुट है वो दूसरे को आउटपुट को इफेक्ट नहीं कर रहा है E1 और E2 में। ठीक है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है कि यही टोटल जो सैम्पल स्पेस है ना, आउटकम्स टोटल सारे के सारे कवर हो चुके हैं इन्हीं में। ठीक है, तो E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब क्या बोला था मैंने कि E1 E2 और A डिक्लेयर हो चुका है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटीज़। E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और फिर क्या करना है आपको, A आफ्टर E1 निकालना है कि रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, अगर आपने बैग 1 सिलेक्ट कर लिया तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर आपने बैग 2 सिलेक्ट कर लिया, ये चीज़। ठीक है, फिर फाइनली क्या चीज़ देखनी है हमने, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, PILITY, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग वाला इवेंट कौन सा है, E1। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और क्या गिवन है, गिवन क्या है कि बॉल जो आया था वो रेड कलर का था, मतलब ये चीज़ गिवन है A। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमेशा इस चीज़ का यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटीज़ है ना, इसका एकदम ऐसे अपोजिट सा होगा, स्विच करके जैसे होंगे, ऐसा दिखेगा आपको। तो ये आप एरर चेक कर सकते हो अपने आप ही कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, बाकी ये सब नंबर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, हमने प्रैक्टिस भी की थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख लिया, पहले इसकी टर्न आई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर, किसकी टर्न के बाद आई, इसकी टर्न के बाद। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, यही चीज़ निकालनी थी ना। तो यहाँ पे सेम आएगा, ये भी एक एरर चेक हो सकता है कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, आप यहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पे टोटल इवेंट्स आ जाएंगे, 2 ही टोटल इवेंट्स थे, E1 E2, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस करके।
ओके, तो अब क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है और यहाँ तक ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर आते हैं कि फर्स्ट चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। E1 क्या है कि फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। एक फर्स्ट बैग हमने सिलेक्ट किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है देखो। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो चीज़ हमारे फेवर में है, जो चीज़ हमारे फेवर में है ओवर टोटल चीज़ें। तो हमारे फेवर में जो हमें चाहिए, क्या चाहिए कि फर्स्ट बैग चाहिए, फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग तो एक ही है, इसी का नाम फर्स्ट बैग है ना, तो वो तो एक ही है आउट ऑफ कितने बैग्स में से 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब E2 क्या है, सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड बैग चाहिए, तो सेकंड बैग नाम का एक ही बैग है जो हमें चाहिए, वो एक ही है, कितने में से, 2 में से। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। फिर अगली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग इज रेड। रेड बॉल फर्स्ट वाले बैग से आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब यही हुआ ना E1, मतलब गिवन क्या है कि हमने फर्स्ट बैग सिलेक्ट कर लिया है, तो रेड बॉल फर्स्ट बैग से आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब फर्स्ट बैग की तरफ ही ध्यान देना है, सेकंड बैग को अभी इग्नोर करना है मतलब। तो रेड बॉल फर्स्ट बैग से आए, तो रेड बॉल्स हमारे फेवर में, हमें चाहिए क्या, रेड बॉल चाहिए। और रेड बॉल्स कितनी है, 4 है, मतलब जो हमें चाहिए उसको कितने बॉल्स सपोर्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 ना, आउट ऑफ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है 4 + 4, फर्स्ट बैग में कितने हैं, टोटल 8 है ना। तो देखो आप ऐसे बना के भी कर सकते हो, नहीं तो आपको पता चल जाएगा। 4/8 आ गया इसका 1/2। क्या किया यहाँ पे हमने, रेड बॉल फर्स्ट बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी है ये। रेड बॉल्स कितनी है फर्स्ट बैग में, 4 ही है ना, आउट ऑफ टोटल कितनी, 8। अब यहाँ पे सिमिलरली ऐसे ही रेड बॉल सेकंड बैग से, ठीक है, मान लो अब हमने सेकंड बैग चूज कर लिया पहले, तो अब सेकंड बैग के लिए भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना। तो सेकंड बैग को चूज करने पे रेड बॉल के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, रेड बॉल्स तो यहाँ पे 2 है, ओवर टोटल कितनी बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो ये आ गई 2/8 यानी कि 1/4। तो अब सब चीज़ें आ चुकी हैं, पुट कर देते हैं वैल्यूज़। यहाँ पे फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ ही था ताकि हम बार बार कंफ्यूज ना होते रहें। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू A इंटू E1 1/2। ओके, अब ये चीज़ें, अब मैंने एक और चीज़ नोटिस किया ना कि हम अगर इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ये दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस ऐसे करके ही कुछ आता है। यहाँ देख लो E1 1/2, तो इंटू मल्टीप्लाई बाय A आफ्टर E1 देख लो, उसके बाद हम इस पे जा रहे हैं प्लस, फिर अब E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो अगर आप अच्छे से लिखते हो ना तो आपका बहुत टाइम बचता है और एरर के चांसेस कम होते हैं। ओके, तो ये आ गया 1/4 ओवर 1/4 प्लस 1/4 टू 8, तो 1/4 ओवर, यहाँ पे LCM क्या आएगा, 4 8 4 1 2, तो 2 4 2 8 आया ना, 8 LCM आया, 4 देख लो 2 + 8 1, तो ये आ गया 1/4 इंटू 3/8 4 2, ये आ गया 2/3। ओके, अब अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आई है कि ये कैसे लिखा है मैंने, तो ये चीज़ देख लो, ये चीज़ मैं अलग से भी दिखा देती हूँ। 1/4 प्लस 1/8 का LCM ले लिया, LCM आया 8, ठीक है। तो 4 2 8 होता है, 2 इंटू 1 हुआ 2 प्लस 8 1 8 होता है, 1 इंटू 1 हुआ 1, ठीक है, ये आ गया LCM। अब ये आया 3/8, तो अब ये 1/4 ओवर 3/8 था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 यानी कि 1/4 इंटू 3/8। अब ये अपॉन में है 3/8, ऐसे लिख सकते हो ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दी, इन केस अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो ये भी मैंने बता दिया। ओके, तो ये आ गया आंसर।
ओके, तो एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू इस क्वेश्चन का, क्या किया हमने। तो क्वेश्चन क्या था कि एक बैग में 4 रेड बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, और दूसरे बैग में 2 रेड बॉल्स है एंड 6 ब्लैक बॉल्स है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से एक बैग हमने रैंडमली सिलेक्ट किया। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उसमें से एक बॉल, मतलब एक कोई भी रैंडमली बैग सिलेक्ट कर लिया, मान लो ये वाला किया, और उसमें से एक बॉल रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो बॉल आया ये रेड कलर का आया, ठीक है, ये जो रैंडमली हमने चीज़ें सिलेक्ट की इसमें से जो आउटपुट आया वो रेड कलर का आया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो बॉल हमने निकाला है वो फर्स्ट बैग से निकाला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने सबसे पहले इवेंट्स लिख दिए, E1 E2 एंड ए। E1 क्या लिख दिया कि अब सबसे पहला काम तो बैग को सिलेक्ट करने का ही हो रहा था ना, तो अब फर्स्ट बैग सीक्वेंस क्योंकि ऐसे ही चल रहा था कि पहले बैग सिलेक्ट करो, मैंने बताया था ना ये ऑलमोस्ट 3 उसकी प्रोसेस होती है, पहले बैग सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद बॉल सिलेक्ट करो, और उसके बाद ये बॉल आपके पास आउटपुट आ रही है, ठीक है, आउटपुट मतलब कि फाइनल रिजल्ट आ रहा है, बॉल सिलेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ये जो इवेंट्स थे बैग सिलेक्ट करने का, तो अब दोनों में से कोई भी बैग सिलेक्ट कर सकते थे ना, तो फर्स्ट इवेंट को नाम दे दिया कि फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट, और ये इवेंट का नाम दे दिया सेकंड बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट। फिर ए नाम दे दिया आउटपुट का कि बॉल जो हमने ड्रॉ की वो रेड कलर की थी। फिर हमने ये भी बता दिया कि ये जो दोनों इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अब प्रोबेबिलिटीज़ निकाली, E1 फर्स्ट बैग को और सेकेंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी। फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, क्योंकि एक ही फर्स्ट बैग था आउट ऑफ कितने 2 बैग्स में से। तो सेकेंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 थी, हाफ हाफ 50-50% चांसेस थे कि कोई भी बैग हम चूज़ कर सकते थे। ओके, देन फिर हमने ये चीज़ निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि बॉल जो हमने ड्रॉ किया है वो रेड कलर का है आफ्टर इवेंट E1, कि अब हमने अगर E1 बैग सिलेक्ट कर लिया है तो उसमें से रेड बॉल सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ भी हमने निकाल दी। अब बैग 1 पे ही जब हम ध्यान दे रहे हैं, E1 यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि गिवन दैट E1, E2 की अभी फिक्र नहीं है हमें, तो E1 का ही जब हम ध्यान दे रहे हैं तो रेड बॉल चूज़ करने की बैग 1 में ही से ही देखेंगे हम, तो बैग 1 में 4 रेड बॉल्स थी आउट ऑफ टोटल कितनी 8, ठीक है, तो ये आ गई 4/8। और यहाँ पर भी सिमिलरली अब बैग 2 पे ध्यान दे रहे थे, तो बैग 2 पे रेड बॉल सिलेक्ट करने की कितनी थी 2 रेड बॉल्स थी आउट ऑफ टोटल कितनी 6 + 2 8, ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने लिख दी। और फिर बेस थ्योरम यहाँ पे आप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज दिस, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो बाय बेस थ्योरम ऐसे करके कुछ रीज़न दे सकते हो। फिर हमने बेस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। तो उन बच्चों में से जितने भी टोटल बच्चे हैं उन बच्चों में से 40% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, हॉस्टलर्स है वो, और जो 60% बच्चे हैं, नहीं गलत लिख दिया ना मैंने, 60% आर हॉस्टलर्स, 60% जो बच्चे हैं वो हॉस्टलर्स है, और 40% जो बच्चे हैं वो डे स्कॉलर्स है। डे स्कॉलर्स मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते, जो घर से कॉलेज तक खुद आते हैं, ठीक है, मतलब घर से आते हैं कॉलेज तक, हॉस्टल से नहीं आते। अब प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल ऑब्टेन ए ग्रेड। अब जो प्रीवियस ईयर, किसी ने प्रीवियस ईयर के रिपोर्ट्स स्टडी किए होंगे कि कैसे कैसे बच्चों के ग्रेड्स रहे हैं, तो उसमें क्या पता चला उनको कि जो 30% है, जो इन हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चों में से भी जो 30% है, 30% बच्चों के ए ग्रेड आए हैं, ठीक है। और जो डे स्कॉलर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स घर से आते हैं कॉलेज तक, जो डे स्कॉलर्स है जो हॉस्टल में नहीं रहते, उनमें से 20% बच्चों ने ए ग्रेड ऑब्टेन किया है, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन में। अब एट द एंड ऑफ ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। अब
ईयर के एंड होने पे एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज किया जा रहा है फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ अ ग्रेड ए, और उसका ग्रेड पूछा गया तो उसका ग्रेड है ए ग्रेड। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ हॉस्टलर। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस जो स्टूडेंट हमने चूज़ किया है ये हॉस्टलर है, ठीक है, क्योंकि ए ग्रेड तो डे स्कॉलर बच्चों का भी आ रहा है, हॉस्टलर का भी आ रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमने स्टूडेंट चूज़ किया है रैंडमली ये हॉस्टलर है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से सिचुएशन समझ लो। हमारे पास बताया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि जो हॉस्टल में बच्चे, कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं उसमें से 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और 40% डे स्कॉलर्स है। अब इन हॉस्टलर्स में से टोटल हॉस्टलर्स में से भी 30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड लिया है, ठीक है, और 20% डे स्कॉलर्स में से 20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या है ए ग्रेड लिया है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर एक स्टूडेंट को हमने रैंडमली चूज कर लिया और उस बच्चे का ए ग्रेड निकला। तो अब हमें माइंड में सोचने को हम मजबूर हो गए कि ओके, ये बच्चा हॉस्टल का हो सकता है कि डे स्कॉलर होगा। तो अब हमने सोच लिया हो सकता है हॉस्टल का हो। तो हम जानना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये एक स्टूडेंट हॉस्टलर है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो इवेंट है E1 इसको आप नाम दे सकते हो, E2 नाम दे सकते हो, ठीक है, कि हॉस्टल में बच्चे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, बच्चा हॉस्टलर है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, डे स्कॉलर। परसेंटेज को आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो ना। 60% का मतलब कितना होता है, 0.6 ना। 1 जब हम बोलते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी 1 है किसी भी इवेंट के होने की, तब हम क्या बोलते हैं कि इस इवेंट के होने के 100% चांसेस है। और 0 हो प्रोबेबिलिटी तो हम क्या बोलते हैं कि इसके 0% चांसेस है। अगर 0.5 हो तो हम बोलते हैं 50% चांसेस है, ठीक है। तो ऐसे ही 60% को हम 0.6 लिख सकते हैं। वैसे आता कैसे ये 60/100 करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें लिख दो कि सबसे पहले तो हम इवेंट्स ही डिक्लेयर करते हैं ना। E1 को क्या नाम दे देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि बच्चा हॉस्टलर है। E1 को ये नाम दे देते हैं कि अ स्टूडेंट इज रिसाइडिंग इन हॉस्टल। एंड E2 किस इवेंट को नाम दे देते हैं, अ स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर। ओके, अब ए इवेंट किसको नाम दे देते हैं, पहले ये लिख लेते हैं कि हेयर E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, और ए भी चाहिए होता है एक हमें आउटपुट क्या है यहाँ पे, आउटपुट भी गिवन है ना कि ये जो रैंडमली चूज किया है हमने बच्चा इसके ए ग्रेड आए हैं, ठीक है। तो आउटपुट ए ग्रेड से रिलेट कर रहा है आउटपुट, तो हम ए को यही नाम दे देते हैं कि किसी स्टूडेंट का ए आया है, ठीक है। अ स्टूडेंट अटेन्स ए ग्रेड, ठीक है, ए ग्रेड। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। E1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E2 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर प्रोबेबिलिटी और किसकी निकालनी है कि स्टूडेंट का ग्रेड ए आया है गिवन दैट वो हॉस्टलर है, कि हॉस्टलर में से। अब इसमें मज़ेदार बात पता क्या है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ें भी गिवन है। यहाँ देखो ये गिवन है 30%, ये सब चीज़ें गिवन है, सब की सब, कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, बस हमें थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है और कुछ नहीं। सब चीज़ें गिवन है, सारी वैल्यूज़। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या रिक्वायर्ड है कि अ स्टूडेंट इज़ हॉस्टलर, हॉस्टलर वाला ये है E1 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट उसका बच्चे का ए ग्रेड आया है। तो अब इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
किसके बाद टर्न आई, E1 के बाद टर्न आई, ओके। और बाकी टोटल कितने हैं, टोटल 2 ही इवेंट्स है ना, तो दोनों के लिए लिख देते हैं, पहले E1 के लिए लिख देते हैं प्लस फिर E2 के लिए भी सेम चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय बेस थ्योरम, आपने थोड़ा बता भी देना ना कि आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, थ्योरम इक्वल टू। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कि स्टूडेंट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, हॉस्टल में रहने की स्टूडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर हो, 60%, ठीक है, क्योंकि 60% टोटल स्टूडेंट्स का 60% हॉस्टल में है ना, तो ये आ गया 60%, यानी कि प्रोबेबिलिटी में लिख रहे हैं ना, तो अब परसेंट नहीं लिख सकते, तो 60/100 परसेंटेज को नंबर में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं ना हम। प्रोबेबिलिटी E2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 मतलब डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर कितने हैं, 40% है, तो 40/100। फिर A आफ्टर E1 मतलब कि स्टूडेंट का A ग्रेड आया है, गिवन दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, तो हॉस्टलर के प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, तो ये हमने यहाँ पे भी देखा था 30% हॉस्टलर्स के आए थे, तो 30% लिख देते हैं, 30%। और यहाँ पर डे स्कॉलर्स कितनों ने ए ग्रेड लिया है, 20%, यह है ए ग्रेड जो डे स्कॉलर्स ने लाया है, वो कितने हैं, 20%। सब कुछ लिख दिया गया है, अब बस वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से। E1 की प्रोबेबिलिटी 60/100, A आफ्टर E1 30/100 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अगेन वही चीज़ आ गई लिखने को, इनटू ये चीज़ 30/100 प्लस दिस इनटू दिस, यानी दिस इनटू दिस, तो ये वैल्यूज आप देख देख के पुट कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ क्या है कि एक चीज़ आप थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हो कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, ये ओवर में 100 सेम चीज़ है, मतलब सेम इन द सेंस कि यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, ये डिजिट बन रही है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है हर टर्म में, ठीक है, हर टर्म में ये चीज़, तो मतलब इसका LCM आएगा, तो LCM भी यही चीज़ आएगी ना, तो आप डायरेक्टली इसको 100 से, या फिर ऐसा कह दो ना कि मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय दिस चीज़, ठीक है, दिस टर्म, तो इस टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे, देख लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर की भी हर टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप, या फिर आप अपने माइंड में भी आपको पता है कि ये चीज़ कैंसिल होनी है सूनर और लेटर, तो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या आ गई, 60 × 30 ओवर 60 × 30 प्लस 40 × 20। अब इस चीज़ को कैलकुलेट कर लो, ठीक है, 6 3 18 180 और 2 118 और यहाँ पे 2 0 थी, ओवर अगेन 18 2 0 प्लस 4 2 8 2 0 1800 ओवर 1800 प्लस 800, ये हो गए 2600, 100 कैंसिल, और अब ये देख लो, ये कैंसिल कर लो, 292139/13, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये भी इजी था। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही ना, वैसे तो ये शॉर्टकट है, ये क्या शॉर्टकट है कि मतलब कि अगर आपको कहीं पे भी डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में, नीचे वाले के डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम चीज़ है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, 100 है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा भी होता ना कि देखो ये ऐसी सिचुएशन है जैसे 4/60/5/60 हो गया, तो अब ये कैंसिल कैसे होता है, ये 60 60 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्यों होंगे, चाहे यहाँ पे ऐसा भी हो 6/60, तभी ये चीज़ भी कैंसिल हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का LCM लेके देखोगे ना तो 60 ही आएगा, तो 5 + 6 कुछ ऐसे करके आएगा, अगेन ये एक ही टर्म बन जाएगी, तो 4/60/5 + 6 कितना हुआ, 11/60, तो ये चीज़ आप कैंसिल कर सकते हो, कैसे, 4/60
इंटू 11 तो था ही, डिनोमिनेटर में ही था ना, ओवर इसके ओवर में क्या है 60 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 11/60 ऐसे लिखो, चाहे 11/60 ऐसे लिखो, तो ये अल्टीमेटली 4/11 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप डायरेक्टली करो चाहे ऐसे करो। ओके, तो अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर ओवरव्यू देख लेते हैं क्या था। इसमें एक सिचुएशन दी हुई थी कॉलेज की, जिसमें कुछ बच्चे 60% बच्चे हॉस्टल में रहते थे और 40% बच्चे डे स्कॉलर्स थे। अब हॉस्टलर्स में से 30% बच्चों के ए ग्रेड आए थे और डे स्कॉलर्स में से 20% बच्चों के ए ग्रेड आए थे। हमने एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन या फिर एट द एंड ऑफ ईयर हमने एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया और उस बच्चे का ए ग्रेड निकला। तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हॉस्टलर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो आप सिचुएशन समझ गए कि आपको आउटपुट जब गिवन है तो मतलब, और कुछ बीच की सी चीज़ निकालनी है तो मतलब बेस थ्योरम तो यूज़ होनी है। तो हमने इवेंट्स पहले डिक्लेयर कर दिए कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग से जहाँ से शुरू हो रहा है, जो यहाँ पे हम वो इवेंट्स लिखते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हो। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। जैसे ये चीज़ लिख देते तो ये तो डिपेंड कर रही है ना, ये वाली जो परसेंटेजेस है ये डिपेंड कर रही है किस पे, कि प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड हु रिसाइड इन हॉस्टल ऑब्टेन ए ग्रेड। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, तो मतलब ये डिपेंडेंसी शो कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्वेश्चन में ही दिख जाती है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद बहुत इजीली दिख जाती है। फिर आपने ये सब लिख दिया यहाँ पे और फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आंसर करने में ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज और गेसेस। ठीक है, नोज द आंसर और गेसेस। अब एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला टेस्ट है, उसमें स्टूडेंट को या तो आंसर पता है या वो गेस करता है। ठीक है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अब प्रोबेबिलिटी बता दी है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट को पता हो आंसर, और इतनी प्रोबेबिलिटी है दैट ही गेसेस, कि उस स्टूडेंट ने गेस किया है। अब अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें आ रही है, यहाँ पे गेस कर रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, कंडीशनल देख रहे हो आपकी कैसे कंडीशनैलिटी आ रही है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। अब करेक्ट होने की बात हो रही है और गेस करने की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे विद द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब क्या गिवन है कि इस बच्चे ने एक आंसर करेक्ट दे दिया है। ठीक है, बच्चे को जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर उसने करेक्ट दे दिया है। अब आपने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस स्टूडेंट को ये इस क्वेश्चन का आंसर आता था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक बार मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिचुएशन क्या बनी हुई है कि एक टेस्ट है, ठीक है, जिसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। अब किसी भी स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो या तो उसको आंसर पता होगा, ही नोज द आंसर, ठीक है, पता होगा, या फिर गैस कर रहा होगा, गैस स्टूडेंट ने या फिर गैस किया है। ठीक है, दो सिचुएशंस आ गई। अब इसको आप इवेंट E1 बोल सकते हो, इसको आप इवेंट E2 बोल सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या बताई हुई है, प्रोबेबिलिटीज़ भी बता दी कि चलो हम आपका थोड़ा और हेल्प कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको ये पता हो, इसको इवेंट E1 नाम दिया ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता दी कि 3/4 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी बता दी कि उसने गेस किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, ये चीज़ भी बता दी। अब अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी। अब एक और चीज़ बता दी कि जिसने गेस किया है ना, जिसने गेस किया है, गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज़ गेस्ड, ठीक है, हु गेस्ड द आंसर विल बी करेक्ट। अब ए अगर मैं करेक्ट करने की उसको ले लूँ कि हम जो स्टूडेंट ने किया है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल आउटपुट भी वही है ना कि आंसर डिड करेक्टली, तो हमें करेक्ट होने से मतलब है। तो
गेस करने वाले ने करेक्ट आंसर दिया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आई? इसकी प्रोबेबिलिटी इसने दी हुई है 1/4। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी कि जिसको पता था आंसर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, गैस यहाँ पे E2 लिख लो ना, E2 नाम दिया इसको। तो जिसको आंसर पता था उसके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब उसको तो आंसर पता ही है ना, तो वो जो आंसर टिक करेगा वो तो सही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। ठीक है, क्योंकि उसको पता है 100% चांसेस कि उसने सही टिक किया है, क्योंकि उसको पता है। ठीक है, तो ये आ गई 1 प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो, ये तो समझाने में ही सारा का सारा क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट, अब तो सिर्फ फॉर्मूले में ही पुट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले वही फॉर्मेट, बस ये याद रख लेना। बीच में आप बहुत सारी लाइंस और लिख सकते हो कि गिवन दैट, दिस दैट, बहुत कुछ लिख सकते हो, पर बेसिक फॉर्मेट यही रहेगा। तो लेट E1 कौन सा इवेंट ले लेते हैं हम, कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो स्टूडेंट ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो उसको आता था। ये देखो यहाँ पे ये लिख लिया, द स्टूडेंट नोज द आंसर, और E2 द स्टूडेंट गेस्ड द आंसर। ठीक है, गेस किया आंसर को। तो अब यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं हम कि E1 हेयर E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली exclusive and exhaustive events। फिर एक और आउटपुट क्या है कि गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, मतलब करेक्ट आंसर चाहिए हमें, तो हमें करेक्ट आंसर से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए को क्या क्या इवेंट नाम दे देते हैं कि द स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। अब प्रोबेबिलिटीज़ जो हमने निकाली थी, वैसे हमने निकाल ली है ये प्रोबेबिलिटीज़, तो ये भी लिख लेते हैं, ए आफ्टर E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E2। जिनको नहीं समझ आया उनको अभी और आ जाएगा दोबारा से। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। नोज द आंसर मतलब ये वाला E1। और गिवन क्या है? गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आंसर इज करेक्ट, तो आंसर करेक्ट मतलब स्टूडेंट आंसर करेक्टली, वो ये है ए। तो मतलब ये चीज़ निकालनी है ना। तो अब इसके लिए क्या है फॉर्मूला? E1 पहले एंड देन ए आफ्टर E1 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितने इवेंट्स थे टोटल? 2 ही थे ना, तो 2 के लिए हम लिख देते हैं सारी चीज़ें। ओके, तो अब E1 की प्रोबेबिलिटी होने की दोबारा से देख लो। E1 क्या था? नोज द आंसर। आंसर नो करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3/4 और नॉट नोइंग की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो नोइंग की 3/4, नॉट नोइंग की 1/4। और एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर, जिसने गेस किया है आंसर, विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। इसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। एंड इसकी क्या होगी? जिसको आंसर पता ही है उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब ये सारी हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी आती है फाइनल आंसर। 3/4 इंटू 1 ओवर, ये अगेन 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। आगे कैलकुलेट कर लो आप यहाँ पे। 3/4 ओवर 3 इंटू 1 हो गया 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 16 इक्वल टू 3 ओवर 4। अब ये चीज़, इसका एलसीएम लेके ही लिख देते हैं। 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 16, इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 और 16 है ना, तो 16 1 16 4 1 16। नहीं, ये क्या कर रहा हूँ? ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। 4 4 16 1 4 1 4 4 16 आएगा इसका एलसीएम, है ना।
16, तो 4 इंटू 4 16, 4 3 12 प्लस 16 इंटू 1 16, 1 इंटू 1 1, और ये आ गया 13/16, 13/16। तो अब इसको मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, 3/4 इंटू, अब इस ओवर के नीचे ये जो बड़ा वाला ओवर दिख रहा है आपको, 13 तो ऑलरेडी ओवर में, ठीक है, इसके इस बड़े वाले के, और इसके ओवर में भी 16 है, तो इसके ओवर में 16 ऐसे लिख सकती हूँ। 4 4 16 होते हैं, तो 3 4 12/13 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये था यहाँ तक का जो ये क्वेश्चन था। तो एक बार ओवरव्यू देख लो, यहाँ पर क्या था इस क्वेश्चन में, यही सिचुएशन थी कि एक टेस्ट था जिसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट को या तो वो क्वेश्चन आता था, या उसका आंसर या तो आता था या उसने गेस किया है। आने की प्रोबेबिलिटी थी इतनी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी, और ना आने की प्रोबेबिलिटी थी इतनी। अब स्टूडेंट ने जो गैस करा है, जिसने आंसर, उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी बताई हुई है। जिसने गैस किया है उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है 1/4। अब हमें क्या बताना था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, कि स्टूडेंट को आंसर आता है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी। गिवन दैट, कुछ गिवन था, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, गिवन दैट, अच्छा ये चीज़ बतानी थी ना हमें, E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट को आंसर पता था, गिवन दैट आंसर करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट किया है उसने। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे फिर फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर ली और आंसर आ गया। ओके।